नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की भूगोल विषय की इस 35वीं ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ब्रंशन के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वलन। वलन फोल्डिंग। वलन जैसा कि इसमें नाम से भी पता चल रहा है वल, तो इसमें कहीं ना कहीं एक वल का महत्वपूर्ण योगदान है इसको बनाने में। फोल्ड आप जानते हैं कि कोई बाज़ार से एक बुकलेट लेके आते हैं आप, तो फोल्ड के रूप में होती है, उसको फोल्डर भी कह देते हैं कई बार हम, कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगे हुए कोई फोल्डर है, क्योंकि वो फोल्ड हो जाता है, वो मुड़ जाता है। फोल्ड का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना है ना। वलन अर्थात मुड़ना। तो देखिए, इस वलन टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं अपन। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भूसंचलन की क्रिया होती है, भूसंचलन की क्रिया होती है, और इस भूसंचलन की क्रिया के लिए दो बल उत्तरदायी हैं, एक अंतर्जात और एक बाह्यजात। ये दो बल हैं, एक अंतर्जात बल और एक बाह्यजात बल। ये मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि वलन कहाँ पर ठहरता है। अंतर्जात और बाह्यजात बल कार्य करते हैं। बाह्यजात बल में आपके वायु, हिमानी, नदी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो बाह्यजात बल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अंतर्जात बल के अंतर्गत दो प्रकार के बल होते हैं, जिनसे कि हालांकि इनको पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पटल में विरूपण आता है, जो ऊपर का भूकृष्ठ है उसके स्वरूप में विरूपण आता है, यानी कि ऊपर की सतह जो है परिवर्तित होती है, इसलिए इसको पटल विरूपणी बल कहते हैं। विरूपण का मतलब रूप में परिवर्तन आना, विरूपण होना, ठीक है। अब अंतर्जात बल को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला दीर्घकालिक बल और एक आकस्मिक को भूकंप और ज्वालामुखी, इन दो भागों में बांट दिया जाता है। देखिए, मैं जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, सिर्फ इस वलन को आपके सामने रखने के लिए कि वलन इस भूसंचलन में कहाँ पर स्थित होता है, इसलिए मैं इसको दोबारा से आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। दीर्घकालीन शक्तियाँ होती हैं, उसमें दो शक्तियाँ होती हैं, एक शक्ति ऊपरमुखी और एक माफ कीजिएगा, दीर्घकालीन शक्तियों में दो शक्तियाँ होती हैं, एक महादेशजनक और दूसरी पर्वत निर्माणकारी। ठीक है। महादेशजनक को दो भागों में बांट दिया जाता है, ऊपरमुखी और अधोमुखी। अब ये जो पर्वत निर्माणकारी है, हम वलन की ओर बढ़ रहे हैं, अब पर्वत निर्माणकारी है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तनाव बल और एक होता है संपीड़न बल। महादेशजनक जो बल होते हैं ये लंबवत कार्य करते हैं, या तो ऊपर उठेंगे भूखंड या भूखंड नीचे धंस जाएंगे, तो ये लंबवत कार्य करता है ये वाला बल। और ये वाला बल क्षैतिज कार्य करता है, या तो तनाव होगा चट्टानों में या चट्टानों में दबाव होगा, तो दबाव को क्या कहते हैं हम? दबाव को कहते हैं संपीड़न बल।
और तनाव बल। ठीक है, तो ये जो बल है ये क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, क्षैतिज रूप से इस तरीके से कार्य करेगा बल, या तो एक तरफ धक्का ऐसे लगेगा या ऐसे धक्का लगेगा क्षैतिज रूप से, जबकि महादेशजनक लंबवत रूप से, या तो भूखंड ऊपर उठ जाएगा जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा, या भूखंड नीचे बैठ जाएगा जिससे महासागर का निर्माण हो जाएगा। नीचे बैठ जाएगा तो उसके ऊपर पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो उसी को सागर और महासागर कह देते हैं हम। ठीक है, अब तनाव बल जो होता है ये मैंने बताया था कल आपको, दो भागों में बांटते हैं इसको भी, एक विभंग और दूसरा भ्रंशन। ये मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम पढ़ा रहे हैं जो वलन है, इस संपीड़न बल से भी दो प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार की क्रिया हो जाती है। जैसे एक है संवलन और दूसरा है वलन, ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, संवलन को भी फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्संवलन और अवसंवलन, और वलन को भी फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, एक अपनति और एक अभिनति। तो अब आप देखिएगा कि ये जो वलन की क्रिया है, ये वलन की क्रिया कहां पर है, अब आप समझ गए होंगे आसानी से, वलन है यहां पर। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको तनाव बल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको भ्रंशन को विस्तार से बताया था। आज मैं आपको वलन के बारे में बताता हूं। वलन के बारे में, वलन क्या है, संपीड़न के कारण लगने वाला बल। तो अब ये टॉपिक आप समझ गए कहां से आ रहा है, वलन यहां से आ रहा है। वलन और संवलन में बहुत अंतर नहीं है, वलन और संवलन एक ही बात है, लेकिन जो बड़े क्षेत्र पर मोड़ पड़ेंगे किसी चट्टान के अंदर क्षैतिज संपीड़न बल के कारण, उसका परिणाम संवलन कहलाता है बड़े क्षेत्र के ऊपर। और लघु क्षेत्र होगा, छोटा क्षेत्र होगा, छोटे क्षेत्र में अपनति और अभिनति, ये मैं बताऊंगा क्या होती है अपनति और अभिनति, है ना। अपनति और अभिनति होंगी तो वहां पर आपके वलन बोलेंगे उसको हम। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा करके प्रॉपर वलन के ऊपर आता हूं। इस भूसंचलन के अंदर मैं बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ा चुका हूं। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में अभी हमारा टॉपिक छूटा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं वीडियो जब भी बनाऊंगा तब अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, देखिए अब वलन की बात कर रहे हैं हम विस्तार से। वलन अभी हमने देखा अंतर्जात शक्तियों का परिणाम है। अंतर्जात शक्तियों द्वारा वलन होते हैं, जमीन के अंदर ही अंदर शक्तियां कार्य करती हैं, उनका परिणाम है। और शक्ति वो कैसी, संपीड़न बल होता है, वो संपीड़न बल होता है। संपीड़न का मतलब भेजाव, दबाव। इसके अलावा यह संपीड़न बल कैसे कार्य करता है, क्षैतिज संचलन के रूप में, क्षैतिज संचलन के रूप में। और क्षैतिज संचलन के कारण लहरनुमा मोड़ पड़ जाएंगे। यहां मैंने बताया ना मुड़ना, है ना, मोड़, लहरनुमा मोड़ पड़ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वलन। अब देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं। पृथ्वी के अंदर से जो बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल जिनको कहते हैं, उन अंतर्जात बलों के कारण संपीड़न की क्रिया होती है, यानी कि दबाव की क्रिया होती है। दबाव होता है इस प्रकार से, जब दबाव होगा तो दबाव के कारण क्षैतिज संचलन होगा, यानी दबाव होगा तो क्षैतिज संचलन, क्षैतिज रूप से चट्टानें खिसकेंगी, है ना। अब क्षैतिज रूप से चट्टानें खिसकेंगी तो उसमें क्या होगा, या तो वो टूट जाएंगी तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भ्रंशन। लेकिन वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती हैं तो उसको कहते हैं फिर
वलन, यानी कि मोड़ पड़ जाएंगे, लहरनुमा। अब यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिएगा कोई अर्धक्रस्ट है, यानी भूपृष्ठ का या भूपर्पटी का एक भाग हमने लिया है। अब इसमें क्षैतिज संचलन होता है, दबाव लगता है, इधर से दबाव लगता है और इधर से भी दबाव लगता है, दोनों तरफ से संपीड़न बल कार्य करता है, यानी क्षैतिज संचलन हो रहा है। और इस क्षैतिज संचलन के कारण जब इसमें दबाव पड़ेगा तो ये चट्टान कैसी हो जाएगी, ये चट्टान थोड़ी सी लहरदार बन जाएगी, यानी इसमें मोड़ पड़ जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें मोड़ पड़ जाएंगे, दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है। तो ये जो चट्टान है ये कैसी हो जाएगी, इस रूप में आ जाएगी, दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है, ये संपीड़न बल। तो संपीड़न बल कार्य कर रहा है तो इसमें लहरदार मोड़ पड़ जाएंगे इस चट्टान के ऊपर, भूपृष्ठ के ऊपर। तो ये जो क्रिया है, ये इस प्रकार की जो रचना होती है उसको कहते हैं वलन, इसको कहते हैं हम वलन। ठीक है, आप क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे बात को। वलन क्या है, ये जो मोड़ पड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं वलन। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। अच्छा, और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां समझ लीजिएगा कि ये जो संपीड़न बल है, संपीड़न बल जो है, संपीड़न बल, ये संपीड़न बल जो है इसके कारण दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक संवलन और एक वलन। संवलन और वलन दो प्रकार की क्रिया होती हैं। संवलन को रैपिंग बोलते हैं, WARPING, इसको रैपिंग बोलते हैं। वलन को फोल्डिंग बोलते हैं। अरे घर में फोल्डिंग पलंग होता है कि नहीं होता है, फोल्डिंग पलंग कहते हैं ना अपन, फोल्डिंग पलंग, क्योंकि वो मुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मुड़ जाता है, इसलिए उसको फोल्डिंग पलंग कहते हैं। संवलन और वलन, इन दोनों में देखिए क्या अंतर होता है, ये समझ लीजिएगा आप। संवलन क्या होता है, संवलन भी यही क्रिया है, मोड़ पड़ना, संवलन भी वही क्रिया है और वलन तो ये है ही है, लेकिन ये क्या होता है, बृहद क्षेत्र के ऊपर होता है, बृहद क्षेत्र के ऊपर होता है, और ये लघु क्षेत्र के ऊपर होता है, ये लघु क्षेत्र के ऊपर होता है। यानी कि ये मोड़ किसी 100-200 किलोमीटर की कोई बड़ी परत है और उसके ऊपर मोड़ पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े मोड़ पड़ते हैं, तो वो कहलाता है संवलन। और छोटा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है तो वो कहलाता है वलन। देखिए अब संवलन को भी दो भाग में बांट दिया जाता है, संवलन को भी दो भाग में बांट दिया जाता है। अब दो भाग कौन से हैं संवलन के, देखिए संवलन को दो भागों में बांटा जाता है। अब दो भाग कौन से हैं संवलन के, एक होता है उत्संवलन और अवसंवलन। इसमें साहब क्या फर्क होता है, उत्संवलन को कहते हैं अपरैपिंग, अपरैपिंग, और इसको कहते हैं डाउन रैपिंग। अपरैपिंग और डाउन रैपिंग। अब देखिएगा जब इस प्रकार से ये मोड़ पड़े थे किसी बृहद क्षेत्र पर, इस प्रकार से ये जो मोड़ पड़े थे, ये मैं परतें दिखा देता हूँ किसी चट्टान में, इस प्रकार से ये जो मोड़ पड़े हैं, इन मोड़ों में आप देखिएगा ये लहरनुमा मोड़ है सारे, ठीक है, लहरनुमा मोड़ है, लहर पड़ी हुई है। अगर ये बृहद क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र है तो कहलाएगा संवलन। ये क्षेत्र बृहद है, यानी कि कई किलोमीटर का क्षेत्र है,
कई किलोमीटर का क्षेत्र है तो क्या कहलाएगा? समवलन। और छोटा क्षेत्र है यानी कि मीटर से किलोमीटर तक, तो ये कहलाएगा फिर वलन। ठीक है, केवल क्षेत्र का फर्क है। जलवायु और मौसम के बारे में हम पढ़ते हैं तो बृहद क्षेत्र में मौसमी दशाओं का औसत जलवायु है, जबकि छोटे क्षेत्र में मौसमी दशाओं को हम मौसम के रूप में जानते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे समवलन के दो भागों की, उत्समवलन और अवसमवलन। तो जो उत्तल ढाल के रूप में है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है उत्तल ढाल के रूप में है। उत्तल लेंस ऐसे होता है ना, और अवतल कैसे होता है? वो ऐसे होता है ना। तो जो उत्तल रूप में है ये वाला पार्ट, तो ये उत्तल वाला क्या कहलाएगा? उत्समवलन। और जो अवतल वाला भाग है ये कहलाएगा अवसमवलन। उत्समवलन उठा हुआ भाग, अवसमवलन माफ कीजिए ये वाला, ये जो अवतल लेंस के समान जो रचना बनी है वो कहलाएगा अवसमवलन। इसी प्रकार से वलन के भी दो भाग हैं। वलन के दो भाग कौन कौन से हैं? अपनति और अभिनति। अपनति और अभिनति। अपनति को कहते हैं एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन, और अभिनति को कहते हैं सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ठीक है, अब अगर ये तो बड़े क्षेत्र की चर्चा की हमने, जहां पर हमने समवलन के बारे में चर्चा करी थी। अब ये अगर कोई छोटा क्षेत्र है मान के चलिएगा, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये आप ऐसे समझ लीजिएगा। मैं यहां बना देता हूं इस डायग्राम को फिर से समझने की दृष्टि से। जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? अपनति। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, और जो नीचे की तरफ धसा हुआ भाग है वो कहलाएगा अभिनति। अपनति और अभिनति। तो यहां तो उत्समवलन और अवसमवलन कहा हमने समवलन के परिप्रेक्ष्य में, जबकि वलन के परिप्रेक्ष्य में हम अपनति और अभिनति कहेंगे। इन्हीं उठे हुए भागों को, सरंग और गर्त को, इनको अपनति और अभिनति कहेंगे, जबकि यहां पर उत्समवलन और अवसमवलन कहेंगे। तो आप ये बात समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अपनति और अभिनति ये ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में और थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। अपनति और अभिनति के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मान के चलिएगा कोई अपनति है, ऐसे समझिएगा, इस प्रकार से मोड़ पड़े हैं मान के चलिएगा। इस प्रकार से ये कोई वलन है। इसको मैं और थोड़े से बड़े उसमें दिखा देता हूं। ये किसी चट्टान के अंदर मोड़ पड़े हैं साहब। ठीक है, दोनों तरफ से दबाव संपीड़न बल कार्य कर रहा था, इधर से बल लगा था और एक बल इधर से लगा था, तो उसके कारण ये संपीड़न पड़ा है। तो ये जो ऊपर का भाग था, ये ऊपर का भाग क्या कहा था हमने? अपनति। इस ऊपर के भाग को हमने क्या कहा था? अपनति। ठीक है, ये वलन है। ठीक है, मुड़ गई चट्टान, ऊपर के भाग को कहा अपनति और इसको कहा हमने अभिनति। ठीक है साहब, अभिनति कह दिया। अब एक टर्म और आती है समपनति, समपनति, और एक आती है
समभिनति, थोड़ा सा अंतर है विद्यार्थियों, अच्छे से इनको समझ लेना। एग्जाम में यही बच्चे मार खाते हैं, यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इनको ढंग से समझ लेना। उत्सम्मलन, अवसम्मलन, अपनति, अभिनति, समपनति, समअभिनति, ये थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है। समपनति को कहते हैं हम एंटीक्लिनोरियम, एंटीक्लिनोरियम, और समअभिनति को कहते हैं हम एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लोनेरियम। सिंक्लोनेरियम, हाँ ठीक। एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लोनेरियम, इस प्रकार से थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है इंग्लिश में। ये यहाँ ओ नहीं आएगा, यहाँ आई आएगा, ठीक है, ये एन है। सिंक्लिनोरियम, एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम, क्लियर कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ होते हैं, उनके लिए मुझे लिखना पड़ता है ये। तो ये समअपनति और समअभिनति क्या है? देखिए, ये अपनति है उठा हुआ भाग, और अभिनति है नीचे धसा हुआ भाग। यदि एक अपनति में कई छोटी छोटी अपनति और अभिनति हो, ये देखिए, ये छोटी छोटी, ये क्या है? अपनति, छोटी अपनति, और ये क्या है? अभिनति। एक छोटे से अपनति के अंदर, माफ कीजिए, एक बहुत विशाल काय बड़े अपनति के अंदर छोटे छोटे अपनति और अभिनति हो। एक बड़ा मोड़ हो, मान के चलिए एक बड़ा मोड़ है कोई इस तरीके से, और उस पर भी छोटे छोटे मोड़ पड़े हुए हैं, उस पर भी उठाव धसाव इस प्रकार से उसके ऊपर भी हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है समअपनति। यानी कि अपनति के अंदर समअपनति होती हैं, क्योंकि बहुत सारी अपनति और अभिनति होती हैं, इसलिए उनको कहते हैं समअपनति, क्योंकि एक अपनति के अंदर है। जबकि समअभिनति इस अभिनति के अंदर होती हैं। समअपनति, समअपनति, मेरे शब्दों को पकड़िए, साफ साफ समझिए। समअपनति अपनति के अंदर होगी, यदि उसमें एक अपनति में ही कई अपनति और अभिनति पड़ जाएंगे। और समअभिनति उस अभिनति के अंदर होंगे जिसमें एक ही अभिनति के अंदर कई अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति, अपनति अभिनति, यानी अप डाउन ऐसे करके मोड़ पड़ जाएंगे। तो अपनति और अभिनति को आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर और आगे चर्चा करते हैं अपन। ये एक शब्दावली है जो वलन से संबंधित है। अब देखिए, कुछ शब्दावली और भी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि वलन के प्रकारों को तो तैयार कर लेते हैं, एकनत वलन, समनत वलन, अधिक्षिप्त वलन, इनको तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन शब्दावली को नहीं पढ़ते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर छूट जाते हैं। तो इसलिए बारीकी से अध्ययन कीजिएगा। तो एक टर्म का यूज किया जाता है वलन का अक्ष, वलन का अक्ष, एक्सिस ऑफ फोल्ड, एक्सिस ऑफ फोल्ड। एक टर्म है आपकी साहब वलन का अक्षीय तल, वलन का अक्षीय तल, इसको कहते हैं एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन। एक टर्म है आपकी नति, या इसको नमन भी कह देते हैं,
नती भी कह देते हैं, नमन भी कह देते हैं, और इसको डीप कहते हैं। एक टर्म है आपकी नतिलंब, नतिलंब, और नतिलंब को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्राइक, इसको कहते हैं स्ट्राइक। तो देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं वलन के संबंध में, इनको हम समझ लेते हैं ये क्या होती हैं। देखिए वलन का जो अक्ष है ये मान के चलिएगा कि ये मोड़ पड़ते हैं, ये इस प्रकार से मोड़ पड़े किसी चट्टान के अंदर, ठीक है। अब यदि जो वलन का अपनति का उच्चतम बिंदु है, वलन के अपनति का उच्चतम बिंदु, तो अपनति ये है और इसका उच्चतम बिंदु ये है, तो यहां से लंबवत जो रेखा गुजरती है, जो अक्ष गुजरेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वलन का अक्ष। और ये तो हो गया अपनति का उच्चतम। ऐसे ही अविनति का निम्नतम, निम्नतम स्थान से होकर के गुजरने वाला अक्ष ये है, निम्नतम स्थान से होकर के गुजरने वाला अक्ष ये भी कहलाएगा वलन का अक्ष। वलन तो ये भी है, वलन ये भी है, ये अपनति है, ये अविनति है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अक्ष कहलाएंगे। अब ये जो अक्ष है, अपनति वाला अक्ष है, इसको अपनति अक्ष कहेंगे, अपनति वलन अक्ष कहेंगे, और इसको अविनति वलन अक्ष कहेंगे। अगली टर्म है हमारी वलन का अक्षीय तल। वलन का अक्षीय तल क्या होता है? अगर यहां से हम ये मान के चलें कि पूरा एक काल्पनिक तल मान के चलें, इसके सहारे सहारे बिल्कुल जहां से हमने अक्ष को माना है उस अक्ष के सहारे सहारे एक प्लेन हम मान लें, एक तल मान लें इसके साथ साथ, ये पूरा तल, ये प्लेन जो है पूरा, ये कहलाएगा वलन का अक्षीय तल, एक्सिस प्लेन, ठीक है। ये शब्दावली बहुत आती हैं इसलिए इनको मैं बता दे रहा हूं आपको। अब है नति या नमन। अब ये आप समझ लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस टर्म के ऊपर। मान के चलिएगा ये कोई वलन है, ठीक है, ये कोई वलन है, और वलन का जो क्षैतिज तल है वो ये है। ये पहले चट्टान इस प्रकार से थी, ठीक है। अब इस पर वल लगा दोनों तरफ से, दोनों तरफ से वल कार्य करता है इस चट्टान पर। अब ये चट्टान दब करके मुड़ करके कैसे हो जाती है? इस तरीके से। और ये जो दोनों क्या हैं? ये भुजाएं हैं, वलन की भुजाएं हैं, वलन की भुजा। और ये भी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों मुड़ करके क्या बन गए? ये भुजा बन गई। ये भी वलन की भुजा है दोनों तरफ। अब ये जो ढाल है इसका, ये जो ढाल है, ये ढाल इस क्षैतिज अक्ष के साथ, इस क्षैतिज अक्ष के साथ, यानी कि ये क्षैतिज थी चट्टान, अब ये मुड़ जाती है, तो इस क्षैतिज अक्ष के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसको क्या कहते हैं? मान के चलिएगा ये 55 डिग्री का कोण बनाती है, मान के चलिएगा क्षैतिज तल के साथ। और ये जितना ज़्यादा वल लगता जाएगा इसमें दोनों तरफ से, ये कोण उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस कोण को क्या कहते हैं? नति, नमन कहते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, ये दोबारा लिख देंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। ये क्या है? चट्टानों के स्तर, चट्टानों के स्तर क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल यही तो है क्षैतिज तल, ये देखिए ये क्षैतिज तल है। चट्टानों के स्तर क्या है? ये स्तर हैं। स्तर का मतलब है परतें, स्तर का मतलब है परतें, चट्टानों की जो परतें हैं, ठीक है। चट्टानों के स्तर क्षैतिज तल के साथ, तल के साथ, क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल के साथ कोण बनाते हैं,
कोण बनाते हैं उन्हें या उस झुकाव को, या कोण बनाते हैं तो उस झुकाव को, कोण बन रहा है ये यानी कि झुकाव हो रहा है, उस झुकाव को चट्टानों का जो स्तर है ना, ये चट्टानों का स्तर का नति कहते हैं। नति यानी कि नमन। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज तल ये है, ये क्षैतिज तल है और ये भी चट्टान थी यहाँ पर, है ना। अब क्षैतिज तल के साथ ये चट्टान मुड़ रही है, ये वाली भुजा है, ये वाली जो भुजा है इस क्षैतिज तल के साथ इसमें मोड़ आ रहा है। ये पहले तो क्षैतिज तल के साथ ऐसे था ये, लेकिन जैसे ही इसमें मोड़ आने लगा तो क्षैतिज तल के साथ में इसने एक कोण बना लिया। तो क्षैतिज तल के साथ ये जो कोण बन रहा है इसके ढाल का, वो क्या है, वो कहलाता है नति या नमन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज तल के साथ जो भुजा का झुकाव है वो कहलाता है नति। अब अगला जो मैंने अभी मिटा दिया था वो था नति लंब। नति लंब यानी कि स्ट्राइक, नति का लंब। अब नति के लंब में देखिएगा, ये जो नति है, जो 55 डिग्री मैंने अभी बताया था आपको, ये कोण बताया था, इसमें क्या होता है कि नति के साथ समकोण वाली रेखा। अब ये देखिएगा, ये झुकाव है ये चट्टान का, और इसके साथ समकोण पर एक लाइन मिले आकर के, समकोण पर मान के चलिएगा, ये बिल्कुल समकोण पर कोई भी लाइन आकर के मिलती है, झुकाव ये है, इस कोण के साथ में समकोण जो रेखा बनाएगी उसको क्या कहेंगे हम, नति लंब कहेंगे। यानी कि नति क्या है, नति झुकाव है, और झुकाव के ऊपर एक लंब डाल दिया हमने, यानी कि झुकाव ये है किसी भी चट्टान का, और उसके ऊपर हमने एक लंब डाल दिया, तो इसको कहते हैं नति लंब। इसको हम शब्दों में लिख देते हैं, नति के साथ समकोण, नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा, नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है, नति लंब। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है 55 डिग्री, ये तो है नति। ठीक है, और ये क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है ये है नति लंब। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने वलन का अक्ष समझा, वलन का अक्षीय तल समझा, नति समझा, नति का कोण समझा, और वलन को संपीड़न बल को समवलन और वलन दो भागों में बांटा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो समवलन को फिर दो भागों में बांटा, उत्समवलन और अवसमवलन। इसी प्रकार से वलन को दो भागों में बांटा, अपनति और अविनति। अपनति और अविनति को समअपनति और समअविनति के रूप में भी जाना जाता है, वो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया। तो विद्यार्थियों ये वलन से संबंधित शब्दावली है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। अधिकांश बच्चे गलती क्या करते हैं कि वलन से बनने वाले जो स्थलाकृति यानी कि जो पर्वत का निर्माण हो रहा है ना, मोड़ से जो पर्वत बन रहे हैं, मोड़दार पर्वत बन रहे हैं, उनकी तो तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इस शब्दावली को नहीं पढ़ते हैं। अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वलन के प्रकार की चर्चा करूंगा। वलन कितने प्रकार के होते हैं, मोड़ जो पड़ते हैं, ये वलन जो है, ये मुड़ती हैं जो चट्टानें, ये जो मोड़ पड़ जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।